नमस्कार साथियों, ये क्लास 8 है। क्लास 8 एनटीए यूजीसी नेट और जेआरएफ बाकी सभी पीएसयू एग्जाम के लिए लेबर वेलफेयर पेपर कोड 55 कर रहे हैं। और क्लास 7 पहले हो चुकी है और चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें जो मिसलेनियस चीजें रह गई हैं उसे हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। यूनिटी 1 चैप्टर 1 हम कर रहे हैं। पिछली की क्लासों में चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। मिसलेनियस जो चीजें रह गई हैं वो हम इस क्लास में कवर करेंगे। क्लासिकल जो थ्योरीज थी उसमें एक ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो था मैक्स वेबर का, ये रह गया था। तो हम इसे यहाँ देखते हैं। मैक्स वेबर जी जो कि जर्मनी के थे और एक सोशल साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने जो फॉर्मल रूल और प्रोसीजर की बात करी, क्योंकि क्लासिकल जो समय था वहां पर रूल रेगुलेशन हायरार्की यही बातें चलती थी। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी थी और जो ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन अप्रोच थी उसकी भी कमी थी, इमोशंस की कमी थी। तो वहां पर इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया, इसमें फॉर्मल रूल प्रोसीजर हायरार्की सिस्टम और डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी। डिवीजन ऑफ लेबर तो बाकी और भी थिंकरों ने इसकी बात करी है, बट इन्होंने फॉर्मल रूल प्रोसीजर और हायरार्की स्ट्रक्चर की बात करी। अब इस थ्योरी के एडवांटेज क्या थे? इस थ्योरी से जो ये हायरार्की सिस्टम है, रूल्स है, प्रोसीजर है, ये आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं चल रहा, आज भी ये चलता ही है। तो इसके एडवांटेज जो हैं वो है एफिशिएंसी। इससे एफिशिएंसी आएगी अगर रूल और रेगुलेशन से काम होगा। तो समय, जैसे अब टाइम बाउंड कर देते हैं ना कि इस काम को 21 दिन में करना ही है, तो उस समय तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी तो ये टाइम बाउंड बहुत जगह एप्लीकेबल है। तो एफिशिएंसी और क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, किसको क्या काम करना है। जब आप एक हायरार्की सिस्टम बांट दोगे तो उससे जो क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है वो भी हो जाएगा और एक्सपर्टीज और क्वालिफिकेशन भी आ जाएगी। क्योंकि एक पर्टिकुलर काम को एक ही व्यक्ति करेगा, एक तरह के व्यक्ति करेंगे, तो उस एक्सपर्टीज भी आएगी और क्वालिफाइड लोगों को ही हम मतलब उस जॉब के लिए चुन रहे हैं। और जो प्रोसीजर का जो एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि हम प्रोसीजर पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर पे कि इस काम को यहाँ तक एक व्यक्ति करेगा, फिर उसका सुपीरियर देखेगा, फिर उसका सुपीरियर देखेगा, तो प्रोसीजर का भी हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं। अब डिसएडवांटेज क्या था? रेड टैपिज्म जो जनरली देखा जाता है और इवन गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत सुना जाता है कि काम वो पेंडिंग कर दे तो कर दे, लेकिन अपना रूल और रेगुलेशन में लगे रहते हैं। हमने रूल और रेगुलेशन प्रोसीजर हम क्यों बनाते हैं? ताकि कोई काम ही एफिशिएंट तरीके से हो और वो काम अच्छे से हो जाए। लेकिन देखा क्या जाता है, काम पे तो ध्यान ही नहीं रहता। सारा ध्यान किस पे रहता है? प्रोसीजर पे, कि प्रोसीजर होना चाहिए। तो ये एक तरह का रेड टैपिज्म है। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, तो फ्लेक्सिबिलिटी की तो कमी इसमें होती है। और चेंज को लेके तो ये रजिस्ट करते ही है कि चेंज नहीं हो, मतलब काम हो ना हो, अपना रूल रेगुलेशन होना चाहिए। तो वहाँ पे तो इनका एक मॉडल, ये मॉडल है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। इससे बहुत क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेकिन अगर आ गए तो आप देख लेना। इसके बाद कुछ वन लाइनर मैंने कुछ जो लास्ट ईयर आए हैं वो लिए हैं, तो इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये पीटर ड्रकर साहब ने दिया था। इसका मतलब क्या था? आ, इसका मतलब ये था कि मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉय है उनके बीच एक सहमति बन जाए एक सेम ऑब्जेक्टिव को लेके, ताकि काम बहुत अच्छे से हो। तो पीटर ड्रकर को लेके भी मैंने पहले बताया था। मतलब किस तरह से इसको याद करें। एक मैंने लास्ट क्लास में एक पिक्चर दी थी पीटर की, जो स्पाइडरमैन था और उसके कपड़े वहां से स्पाइडर, उनने मल्टी ऑर्गन की बात करी थी ना वहाँ पे। तो इससे ही एमबीओ को भी जोड़ लेना। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को हम एमबीओ भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो एमबीओ किसने दिया था? पीटर ड्रकर ने दिया था। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये बिट मैरी पार्कर फोलेट ने दिया था। इसके बारे में पिछली क्लासों में डिटेल में बता रखा है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और ये इल्यूमिनेशन जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें मेजर रोल किसका था? जॉर्ज पिनॉक का। और मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि इल्यूमिनेशन मतलब लाइट, और लाइट्स अगर कम हो तो आंखें खराब हो जाती है। और पिनॉक मतलब पेन की नोक, इस तरह से बोल के कि पेन की नोक आंख में लगता है तो भी आंख खराब होती है। तो इसको इस तरह से रिलेट करके याद करने को मैंने बताया था।
और हाथम जो एक्सपेरिमेंट था ये न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर आता है। अच्छा, केस ऑफ स्मिथ जो थी, ये क्या था केस ऑफ स्मिथ? ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे टेलर साहब थे, टेलर साहब ने अपनी बुक में एक जिक्र करा था, एक व्यक्ति था जो बहुत कम मतलब वेट उठाता था, मतलब आयरन की कंपनी में। तो इन्होंने उसको मोटिवेट करा कि आपको ज्यादा पैसे देंगे, 60% ज्यादा मिलेगा, तो आप, तो वो बहुत ज्यादा वेट उठाने लगा। तो इस तरह का एक केस का जिक्र करा था। एक्चुअल नाम जो स्मिथ नहीं था, वो कोई और निकोलस या कुछ ऐसा नाम था, बट इन्होंने जिस नाम से वो लिखा, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। सिस्टम अप्रोच, ये डनलप साहब ने दिया है, तो आप देख लीजिएगा। सोशल जो सिस्टम था, थ्योरी ये चेस्टर बर्नार्ड साहब की थी, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। और चेस्टर बर्नार्ड साहब ने एक बुक भी लिखी थी, द फंक्शन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव, ये काफी पॉपुलर इनकी बुक है। बाउंड रैशनैलिटी, हर्बर्ट साइमन ने दी थी। अब बाउंड रैशनैलिटी क्या होती है, इसमें पढ़ेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे कि जो पर्सन होता है या जो भी डिसीजन लेने वाला होता है, वो फाउंडेशन मतलब उस पे होती है बहुत सारी तरीके की। उस पे जैसे आप समझ लो कि मान लो इन्फॉर्मेशन ही कम है, तो किस तरह का डिसीजन लेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है उस तरह का डिसीजन ले लेगा। अगर इन्फॉर्मेशन उसके पास गलत आई है तो गलत डिसीजन ले लेगा। और इन्फॉर्मेशन कम है, मिसलीड हो गया है, या फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट, मतलब बहुत सारी उन्होंने चीजें बताई है जिससे कि एक व्यक्ति इफेक्ट हो सकता है, तो वो बाउंड होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी डिसीजन को लेने के लिए। ये इनका एक मॉडल था। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बार ये पूछ देते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन से हैं, चार पांच मतलब ऑप्शन आपको दे देंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स जो मुझे मिले हैं वो देखिए, द मशीन शॉप ग्रुप, मशीन शॉप ग्रुप, और सिक्स फ्लोर ग्रुप, फ्राइडे इवनिंग बॉलिंग ग्रुप्स। मतलब ये लोग फ्राइडे इवनिंग बॉलिंग की, आप फ्राइडे इवनिंग को मतलब सैटरडे संडे का छुट्टी है तो फ्राइडे को जाके आप बॉलिंग कर रहे हैं, वो जो बॉल फेंकते हैं ना, वो कुछ डब्बे से खड़े रहते हैं, उसे गिराना होता है, तो वहां पे जाके मिल रहा है, तो एक इनफॉर्मल ग्रुप मिल जाएगा। या मॉर्निंग कॉफी रेगुलर, कहीं कॉफी मशीन लगी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप जाके पीते हैं, तो फिर थोड़े गप्पे सप्पे होते हैं। तो इस तरह से ये तीन चार ऑप्शन है, इसके आप देख लेना। इसके बाद है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बात हो रही थी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति कमांड देगा एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, मतलब ज्यादा लोग ना दे ताकि उससे कंफ्यूजन हो जाए। लेकिन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैट्रिक्स में हो सकता है एक से ज्यादा लोग एक बार में उसको कमांड दे रहे हैं किसी सबऑर्डिनेट को, तो ये चीज यहाँ वायलेट कर रही है। तो अगर ये भी क्वेश्चन बनता है कि यूनिटी ऑफ कमांड इनमें से किसको वायलेट करती है। इसके बाद पीटर प्रिंसिपल, तो लॉरेंस जे पीटर ने दिया था। दो पीटर है, एक पीटर ड्रकर है, एक लॉरेंस जे पीटर है। तो ये जो पीटर प्रिंसिपल है, ये क्या बोलता है कि एक्चुअली किसी मैनेजर या किसी व्यक्ति की प्रमोशन लेवल को बता रहा है कि किसी व्यक्ति को हम प्रमोट करते रहेंगे, लेकिन एक लेवल पे ले जाके उससे ज्यादा उसे प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसे द प्रमोट लेवल ऑफ हिज इनकम्पेटेंसी बताते हैं, कि वो मतलब रुक जाएगा। उसके बाद एक एमआर प्रपोज इन्होंने करा था, जो बेसबोर्ड अवार्ड थे, इन्होंने एक डायग्नोसिस मॉडल को प्रपोज करा था, जो कि मतलब बहुत पॉपुलर मॉडल हुआ। ये किस काम आता था एक्चुअली? ये जो था एक इजी टू यूज मॉडल था और स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल था, जिसे हम सिक्स बॉक्स मॉडल भी कहते हैं। तो अभी था क्या, डायग्नोसिस मॉडल था, डायग्नोस करता था, तो ये सिक्स बॉक्स मॉडल कहते हैं। या इजी टू यूज था, किसने प्रपोज करा, तो इस तरह के क्वेश्चन ये बन सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो 13 है वो है थर्मलिंग्स। अब ये क्या है? जब मैंने टेलर साहब को पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि कैमरे का यूज करके उन्होंने वर्करों के जो मूवमेंट है उसको कैच करे थे। एक्चुअली उसको इन्होंने गिलबर्ट और इनकी जो वाइफ थी, इन दोनों ने मिलकर करा था। कैमरों से उन्होंने पहले ऑब्जर्व करा है कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, कोई हाथ को ज्यादा पीछे ले जा रहा है उसकी जरूरत नहीं है, या मशीन को ज्यादा देर तक पहले गर्म करके फिर काम कर रहे हैं, इस तरह के मतलब इसकी जरूरत नहीं थी। तो इन्होंने फोटो से उन्होंने फोटो लिया, बाद में समझाया भी कि देखिए इस तरह का मूवमेंट कर रहे हैं, ये वाला जो लीवर है ये ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ये ज्यादा पीछे नहीं ले जा रहा हाथ को, आप ज्यादा ले जा रहे हैं, इससे वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, तो आप इस तरह ना करें। तो इन्होंने 18 काइंड्स के जो
18 तरीके अलग अलग जो मूवमेंट था उसको कैच करे और कैच करके फिर उसे दिखाया। तो इस चीज को जो मूवमेंट था इसको थर्मलिंग का नाम दिया इन्होंने। अब हुगो मंसबर्ग इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट ये इन्होंने दिया है, तो इसको देखेंगे। ओपन सिस्टम थ्योरी, ये हमने पढ़ा था ना कि सिस्टम ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, तो जो ओपन सिस्टम होता है वो बाहर के जो एनवायरनमेंट है उससे वो कांटेक्ट में रह सकता है, उससे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये काज एंड कॉन ने दिया था। और चेस्टर बर्नार्ड की तो मैंने आपको थ्योरी बताई थी कि एक्सेप्टेंस जो थ्योरी है, मतलब जो सबॉर्डिनेट है वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा अपने सीनियर की बात को। तो ये जो थ्योरी है ये चेस्टर बर्नार्ड ने दी है। लेटरल कम्युनिकेशन गैंग प्लैंग, गैंग प्लैंग बताया था ये। आ, आ, फाइल के जो 14 प्रिंसिपल थे उसमें एक प्रिंसिपल ये था कि वन बाय वन आप सुपीरियर के ऊपर जाएंगे, ठीक है, वो उन्होंने बात की थी। लेकिन उसके अपोजिट अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो आपको डायरेक्ट किसी सुपीरियर पे जाना है, किसी मतलब आपको एक 1 से 2 पे जाना है, लेकिन आप सी अब इमरजेंसी की सिचुएशन है तो आप 1 से 2 पे ना जाके सीधा 1 से 3 पे भी जा सकते हो। तो ये गैंग प्लैंग था, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट वन बाई वन ना जाके अगर लेटरल कम्युनिकेशन करेंगे तो इसे गैंग प्लैंग कहते हैं। अच्छा, ह्यूमन इंजीनियरिंग, ठीक है, और एर्गोन एर्गोनॉमिक्स, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में इसकी बात उस समय वहां पे बोली गई थी। तो ये जो आएगा, अगर मतलब आया हुआ ही है ये, तो इसे आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये कुछ बुक्स हैं और ये उनके राइटर हैं। तो बहुत बार फैक्ट्स में बुक्स और राइटर भी आ जाते हैं, या तो मैच करो, इस तरह का सवाल आ जाता है ना, मैच दी फॉलोइंग करके। तो उसमें आप देख लेना। तो मैनेजमेंट एंड द वर्कर, ठीक है। तो ये जो रोटिस बर्गर एंड डिक्सन थे इन्होंने इसको लिखा है। एल्टन मायो की ये बुक जो थी, ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो ये तो काफी इनकी फेमस बुक है, पहले भी हमने शायद ये पढ़ा है, तो इसे देख लेना आप। और ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज, डगलस मैग्रेगर, इनकी बुक है न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, ये फ्रांसिस लिकर्ट की बुक है। पीटर डरकर ने एक बुक लिखी थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। ओलिवर सेल्डन एक थे, उन्होंने फिलोसफी लिखी है, फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट पे। जर्नल और इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये फाइव साहब की बुक थी। तो आप देख लेना जो इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो इन्होंने फाइल साहब ने करी थी, तो ये इससे रिलेट कर लेना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन फाइव साहब ने दी थी। कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये कुछ मतलब इनकी डेफिनेशन है या इनके जो कोट्स है जो उन्होंने बोले हैं, ये भी मैंने मेंशन कर दिया। कभी कभी कोट्स भी आ जाते हैं कि ये इन्होंने किसने बोला है, ठीक है। अब जैसे लॉरेंस एप्ले है, इन्होंने क्या बोला था, ही हु कैन मैनेज एनीथिंग, सही है। तो ये बहुत मतलब अच्छा कोट है, आप देखो, पढ़ के देखो। हु कैन मैनेज एनीथिंग। इसके बाद एफ डब्ल्यू टेलर थे, इन्होंने बोला था कि मतलब जहाँ पे इन्होंने काम करा था तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने करे थे, तो इन्होंने बोला कि इसके बाद जो फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं रह गई, वो क्या हो गया, एक लेबोरेटरी बन गई। क्योंकि लेबोरेटरी में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ड्यू टू दीज एक्सपेरिमेंट्स अ फैक्ट्री डजंट रिमेन अ फैक्ट्री, इट इज कन्वर्टेड इनटू लेबोरेटरी, सेट बाय एफ डब्ल्यू टेलर। इसके बाद विलियम बी कॉर्नेल हैं, इन्होंने क्या बोला, मैनेजमेंट सक्सीड और फेल्स एज ह्यूमन रिलेशन इन बिजनेस। मतलब आपका जो फेल होता है या पास होता है, ये आपने किस तरह से उस सिचुएशन को टैकल करा है, ये इस पे मतलब निर्धारित होता है। आपने ह्यूमन रिलेशन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करा है या बहुत गलत करा है, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला था, ये भी बहुत अच्छी बात ही है अगर आप देखोगे तो। A place for everything and everything in its place, हेनरी फायोल, ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है इनका। अब इसके बाद 21, अब ये है हेनरी आर थॉर्न। अब ये क्या कह रहे हैं, इंजीनियर एंड द इकोनॉमिस्ट। अच्छा,
ये इनका पेपर है और ये इंस्पायर्ड हुए थे, मतलब whose paper engineer and the economist inspired Taylor to develop the scientific management। मतलब इनका यही पेपर है जो इन्होंने लिखा था। और इसके बाद जो टेलर साहब थे वो इनसे इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उनको डेवलप करा था। तो इसको याद रखिएगा, इंजीनियर एंड द इकोनॉमिस्ट। 22, द न्यू लेनार्क एक्सपेरिमेंट। अभी यहाँ पे जो रॉबर्ट ओवन थे इन्होंने 8 घंटे की बात करी थी कि आप 8 घंटे काम करवाइए। पहले क्या था, उससे ज्यादा काम करवाया जाता था। तो ये भी देख लो, अगर आप कहीं जॉब करोगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय इन्होंने कितने अच्छे काम करे कि अभी हमें सिर्फ 8 घंटे ही काम करने पड़ रहे हैं, वरना 10-10 12 घंटे काम करने पड़ते थे। तो रॉबर्ट ओवन को आप याद रखिएगा। और इन्होंने ये वेलफेयर मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्री चलाया था। तो वेलफेयर जैसे काम तो दिख ही रहे हैं कि 8 घंटे अगर आप काम करवा रहे हैं, पहले 10 और 12 घंटे हो रहे हैं, तो ये किस तरह का लेबर का वेलफेयर ही था। अब F. W. टेलर जनरेटेड इंटरेस्ट इन पीपल एट वर्क प्लेस। मतलब इन्होंने क्या क्या काम करे, तो जो लोग थे वर्क प्लेस में पहले क्या इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, तो टेलर साहब क्या कॉन्सेप्ट लेके आए कि आप जितना काम करोगे उस हिसाब से पैसा मिलेगा, ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो उन्होंने इंटरेस्ट को जनरेट कर दिया। फिर जो ये रॉटिल्स बर्गर थे, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह कंसीडर करा। रॉबर्ट ओवन एम्फेसाइज ऑन द ह्यूमन नीड ऑफ एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉय की एक ह्यूमन नीड होती है उसको किसने समझा, रॉबर्ट ओवन ने। एल्टन मायो ह्यूमन प्रॉब्लम पर कंसिडर्ड एज अ मेन एलिमेंट। तो जो ह्यूमन की पर्सनल प्रॉब्लम्स थी उसको कंसिडर क्या करा इन्होंने, मेन एलिमेंट के लिए। मतलब बाकी लोग क्या सोचते थे कि मशीन खराब हो गई तो दिक्कत हो गई, या और किसी तरह की दिक्कत है तो उसे मानते थे, लेकिन एल्टन मायो ने क्या बोला कि जो ह्यूमन प्रॉब्लम है वो मेन एलिमेंट है। इसके बाद ये कुछ कंपनीज है जहाँ इन लोगों ने काम करा है, तो आप इसको देख लेना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे मिडिवल स्ट्रीट वर्क, ये तो काफी फेमस है। IF. W. टेलर ने यहाँ पे काम करा है, ठीक है। उसके बाद केमेंट्री फोर चैम्बोल्ड है जहाँ पे हेनरी फॉयल ने काम करा है। रॉबर्ट ओवन, इन्होंने कहाँ काम करा है, कॉटन ट्विस्ट कंपनी। क्रेडिट मोबिलाइजर एक कंपनी है जहाँ पे ये सेंट साइमन ने काम करा है, क्लॉट्स हेनरी सेंट साइमन, ठीक है। और इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मैक्स वेबर, इनकी ये बुक्स थी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मोनी और रैली ने दी है। इनकी एक और बुक है, ऑनवर्ड इंडस्ट्री। अच्छा, इसके बाद हु हैज प्रपोज्ड एक्शन रिसर्च विच इज अ रिसर्च मेथोलॉजी फॉर बिहेवियर साइंस। तो ये कर्ट लैलिन ने दिया था, ठीक है। अब एक ये जो पोस्ट कोप था, इसको मतलब पोस्ट कोप तो मजाक है मतलब, ठीक है। तो ये किसने बोला था, हेनरी मिट्सबर्ग ने बोला था। पोर्ट्स कोड को मजाक बता दिया था। पोर्ट्स कोड के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक ये जो 28 है इसको ध्यान से देख लेना, ये बहुत जगह आपको मिलेगा नहीं। हु हैज गिवन इफेक्टिव, तो इफेक्टिव कंपिटेंस है या इंटेलेक्चुअल जो कंपिटेंस है और एक्शन ओरिएंटेड कंपिटेंस, वो किसने दिया, तो रवि कानूनगो और शशि मिश्रा ने दिया, ठीक है। 3 चीजें याद रखना, इफेक्टिव, इंटेलेक्चुअल और एक्शन ओरिएंटेड। ये 3 तरह के कंपिटेंस की बात करते हैं। और ये तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये किसने दिया था, तो लुइस डी ब्रांडिस ने। तो चैप्टर 1 आज यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद चैप्टर 1 देखेंगे, ठीक है।